गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू मैथशाला। हम लोग पढ़ रहे थे पावर सीरीज रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। उस पर हमने डिस्कस किया था कि क्यों फॉर्मूले में लिम सुप होना चाहिए, क्योंकि अगर लिमिट सुप्रीमम होना चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए ए एन को कुछ इस तरह से दे दिया 1 प्लस आयोटा बाई 2 टू द पावर एन, एन इज ऑड, है ना। ये क्वेश्चन हमने एग्जैक्ट नहीं, आई डोंट नो, पर हमने इस तरह का कुछ किया है ना। फिर तो इसमें से कौन सा ए एन चूज करके आप किसके लिए क्या करेंगे, ये आपको लिमिट सुप्रीमम ही बताता है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन और करवाऊंगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहाँ से लिया है ये नहीं बताऊंगा, क्योंकि थोड़ा ऑथेंटिक सोर्स है, पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैं देखना चाहूंगा कितने लोग फंसेंगे। फिलहाल इस पे आते हैं। F has removable singularity, either removable singularity or it is regular at infinity। F है, ये पूरा C है, ठीक। अब इंफिनिटी जो है वो यहाँ है, समवेयर हियर। इंफिनिटी पर भी फंक्शन रेगुलर है या फिर इसके पास रिमूवेबल सिंगुलरिटी है। इसका क्या मतलब होता है? क्यों फंक्शन इंटायर होगा सर? फंक्शन एंटायर होगा, ओके। तो क्या क्या ई टू द पावर जेड इस तरह के काम कर सकता है? क्या साइन जेड इस तरह के काम कर सकता है? इंफिनिटी पे रेगुलरिटी हो सकती है या फिर रिमूवेबल सिंगुलरिटी हो सकती है? सर ई टू द पावर जेड में तो फिर हमारा एक सिंगुलरिटी और भी आ गया ना, 1 तो नहीं ले पा रहे हैं ना रेंज सेट में। मैं समझा नहीं। मैं ये कह रहा हूं अगर कोई ऐसा फंक्शन हो जो पूरे सी में एनालिटिक है ना, मतलब इंटायर है, एफ जो है वो इंटायर है और इंफिनिटी पे उसके पास या तो इंफिनिटी पे भी रेगुलर है, और अगर सिंगुलरिटी है तो उसके पास रिमूवेबल सिंगुलरिटी है। तो वो कौन सी तरह के फंक्शन? कांस्टेंट फंक्शन। तो एक तो कांस्टेंट सर हम लेते हैं तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है हमारे पास, इवन एट बिल्कुल बिल्कुल। कांस्टेंट तो रिमूवल पर भी रेगुलर है। हाँ, तो वही, इसीलिए तो गुड्डू जी मैंने क्या कहा था, इन्फिनिटी पे दुनिया का कोई ऐसा नॉन कांस्टेंट एनालिटिक इंटायर फंक्शन नहीं है जो इन्फिनिटी पे भी Yes, sir. रेगुलर हो। रेगुलर और याद कितनी रखिए, बार आज पढ़ा रहा हूँ, इसको हमेशा याद रखिए, रिमूवेबल सिंगुलरिटी को सिंगुलरिटी गिना ही नहीं जाता है। जिस तरह से रिमूवेबल क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूटी को गिना नहीं जाता है ना, सिमिलरली इसको भी नहीं गिना जाता है ना। तो ये चीज है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन करवाता हूं आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। बहुत देखिए पावर सीरीज से रिलेटेड है। डिस्कस रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस और समेशन an z to the power n where, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्रस्ट मी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपने इस तरह का क्वेश्चन देखा नहीं होगा। वेयर ए एन स्क्वायर, और ये क्वेश्चन नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है, आपको एक कॉन्सेप्ट सीखने मिलेगा। और मैं आपको इसका सोर्स जो है वो ऑफ द रिकॉर्ड बताऊंगा, रिकॉर्डिंग ऑफ करके। ए एन स्क्वायर इज 2 टू द पावर n। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। CSIR में आ जाए तो बहुत सारे लोग गलती कर सकते हैं। चलिए शुरू हो जाइए। 1, लेकिन 1 से रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस नहीं होगा सर। आपने 1 1 by बताया 2 है, सर। किसी ने 1 बताया, ठीक है। नहीं, 0 आ रहा है किसी का? सर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस यहाँ पे सर 2 आ जाएगा ना सर, an by an और लिमिट सुप्रीमम फिर। इसको देख रहे हैं आप? यस सर। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है। जब ए एन स्क्वायर जो है वो 2 टू द पावर n है, तो क्या ए एन भी 2 टू द पावर n होगा? ऐसा तो नहीं सर। देखिए एक चीज बताता हूँ। वो सर रूट अंडर एन होगा सर। हाँ, तो वही मैं जानना चाह रहा था। 90% बच्चे इसको लिखेंगे ए एन इक्वल्स टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ n, और जब ये लिखोगे तो आपका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आएगा? तो जो भी सॉल्व करोगे आप, तो उस हिसाब से आई थिंक स्क्वायर रूट ऑफ n आएगा, ओके, n+1। आई थिंक इट विल बी 0।
जीरो और इन्फिनिटी, आई डोंट नो, है ना, मतलब जो भी आएगा। तो लेकिन दिस इज मिसलीडिंग, एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, उसको ध्यान में रखिए। यहाँ पे ए एन, हाँ इसका r इक्वल टू 1, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1। हाँ नहीं, सर 1 आ रहा है। हाँ आएगा तो वन ही। वाला टर्म पद ना होगा सर, तो रूट अंडर एन थोड़े होगा सर, हम हाँ, मिस मैं कर दिए सर। आप वही, मैं वही कह रहा हूँ कि आप लोग इसको एन देखो। स्क्वायर पद होगा सर वो, हाँ, nth टर्म है ये, इसको ऐसे नहीं लिख सकते। एन टर्म है सर, यहाँ पे आप n वो को एन स्क्वायर टर्म हो गया हाँ, सर वो। एग्जैक्ट नहीं, n स्क्वायर, हाँ एग्जैक्टली, अब समझ में आया आपको, यानी कि यस सर, टू द पावर 1/n स्क्वायर, यस सर, है ये ना, तो ये बहुत है इसका बवाल हो ट्रिक। गया सर। और सोर्स में रिकॉर्डिंग बंद करके बताऊंगा, पर सोर्स मतलब आप जान के हैरान हो जाएंगे। 2 टू द पावर n 1/nth स्क्वायर, मतलब यहाँ पे स्क्वायर रूट लेना है, समझ रहे हैं, यहाँ पे तो यहाँ पे nth रूट, इसको ऐसे, तो ये आ जाएगा 2 टू द पावर 1/n, है ना। अब 2 टू द पावर 1/n आ गया an, तो अब कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, लिमिट सुप्रीमम 1/r इक्वल टू लिमिट सुप्रीमम मॉड an टू द पावर 1/n, तो लिमिट सुप्रीमम 2 टू द पावर n टू द पावर 1/n, क्या आ गया भाई, 1/, वहाँ स्क्वायर होगा सर, कहां पर, 2 टू द पावर ना 1/n। ना, ठीक है सर, ठीक है। ठीक है भाई, बाकी लोग भी रिस्पॉन्ड करें, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। ये अब कोई भी आपको क्वेश्चन दे दे, लेटेस्ट से इसने दे दिया a4n इक्वल टू 2 टू द पावर n, तो क्या करोगे, an क्या आएगा, सर वहाँ ऊपर 2 टू द पावर 1/n स्क्वायर नहीं बनेगा क्या? कहाँ, अरे भाई हाँ, ये यहाँ यस सर, 1/, ये n स्क्वायर थोड़ी होगा, 2 टू द पावर 1/n है ना? मैंने अभी ज्वाइन किया है क्या, नहीं सर, तो पिछला स्लाइड देखो दोस्त, सर देखो, an की वैल्यू खुद यही है, 2 टू द पावर 2 1/n। टू द पावर 1/n है। ये है, ये इधर इधर नीचे, सर अब अपने को इसके ऊपर 1/n लगाना है, फिर कैसे 1/n स्क्वायर हो जाएगा। मैं समझा नहीं, यहाँ से 2 आ गया ना, ये क्लियर है क्या, या फिर यहाँ कोई डाउट आ रहा है, 2 टू द पावर क्या आ रहा है, सर 1/n, एन ओके बराबर ओके, एन बराबर तो 2 टू द पावर अच्छा अच्छा अच्छा, 1/n है सर। हाँ an ओके इक्वल ओके टू ओके, 2 टू द पावर 1/n। अच्छा 2 टू द पावर n, हाँ 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 हाँ, ठीक है, अभी समझा मैं, अच्छा आप वो बोल रहे हैं, ओके, अभी 1 आ जाएगा सर, r बराबर 1 आ जाएगा। 1 आएगा। हाँ, तो अब ये आ गया 1/r लिमिट सुप्रीमम an प्लस 1, so that is 2 to the power 1/n plus 1, 2 to the power 1/n, this will go to 0 1, this will go to 1, तो आ जाएगा 1। अब देखो, ठीक है, अभी क्लियर, कैलकुलेशन अपना देख लो, मेन ये है, कॉन्सेप्ट है, इसको जरा देख लेना कि एग्जाम में आ जाए तो 0 नहीं लिखें, यहां से 0 आ जाएगा ये। अब इसको देखो, क्या करोगे, a4n इक्वल्स टू 2 टू द पावर n है, तो क्या करोगे, 1/4 कर देंगे सर रूट का। एग्जैक्टली 1/4 रूट, यानी कि 4n, यस सर, ये तो 16 हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा, 16, सॉल्व हो जाएगा ऐसे बोल। अरे n, ये 1/4, अब देखो आगे बढ़ते हैं, एक चीज और है, बहुत इंपॉर्टेंट है पावर सीरीज के अंदर, उसको समझ लीजिए, पावर सीरीज के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, वो मैं आपको लिखवा देता हूँ, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स देखो, चाहे समेशन an z माइनस z नॉट टू द पावर n, ठीक, ये कोई पावर सीरीज है, ये टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएबल होती है, क्योंकि an तो हो गया सीक्वेंस और ये पॉलिनोमियल हो गया काइंड ऑफ, तो ये टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएबल, लेकिन इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस सेम रहती है। अगर इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है r,
और आपने इसको टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएट किया, ये बन गया n इंटू ए एन जेड माइनस जेड नॉट टू द पावर n माइनस 1। तो इसकी भी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगी r एंड सो, यानी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, इसका बड़ा अच्छा प्रूफ है, देख लीजिएगा उसमें, कन्वर्जेंस फॉर, या फिर ऐसे लिखिए, रिमेन्स अनचेंज्ड फॉर, या फिर अंडर डिफरेंशिएशन। अंडर टर्म बाय टर्म हाँ, इंटीग्रेशन भी होता है। राइट, टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब देखिए इसी को इसी में ऐड ऑन करें तो टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन वाला भी फंडा सेम है ना। अब देखो ये किसी एनालिटिक फंक्शन f पे कन्वर्ज कर रहा होगा, इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा बिकॉज एनालिटिक फंक्शन है f प्राइम फर्दर, है ना। तो इससे ये पावर सीरीज का जो कॉन्सेप्ट है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस सेम रहती है, यानी कि डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस सेम, एनालिटिसिटी सेम रहता है, दे आर वेरी मच इक्विवेलेंट, है ना। तो उल्टा भी जा सकते हैं यहां से यहां, यानी कि सेम होल्ड्स फॉर इंटीग्रेशन, सेम होल्ड्स फॉर टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन। देखो पावर सीरीज का जो बुकलेट में चैप्टर है ना, उसको पढ़ो अच्छे से, सेम होल्ड्स फॉर टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन, है ना। उसमें लिम सुप वाले जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको देखो, वो अच्छे क्वेश्चंस, सेम एज दिस, ठीक है। और एक बात, एक और रिजल्ट लिखवा देता हूं, इसी में लिखवा दूं क्या, चलिए अगली स्लाइड में लिखवा देता हूं, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर सपोज आपने ए एन जेड माइनस जेड नॉट टू द पावर एन लिया हुआ है, इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आर है, और आप इसकी जगह पे इसका कोई सब सीक्वेंस इस्तेमाल कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा रिजल्ट को, इसकी जगह कोई सब सीक्वेंस है, यानी कि सीरीज क्या बनी, समेशन ए एन के जेड माइनस जेड नॉट टू द पावर एन, तब भी पावर जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वो सेम है। यानी कि रिजल्ट को कैसे स्टेट करोगे कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस रिमेन्स सेम अंडर सब सीक्वेंस सब्स्टिट्यूशन। तो अब मुझे एक बात बताओ, ये जो क्वेश्चन हमने किया था, ये A4n क्या है, सब सीक्वेंस सर। सब सीक्वेंस ना, काम हो गया ना हमारा। वैसे तो आगे बढ़ते हैं। अब एक बात, एक सवाल आपसे है, नहीं उसको पहले मैं एक चीज और लिखवा देता हूँ, समेशन ए एन जेड माइनस जेड नॉट टू द पावर एन, अगर इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है आर, देन, ठीक है, इफ लिख देता हूँ, इफ रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फॉर दिस सीरीज इज आर, then radius of convergence for a n z minus z naught to the power n k is r to the power 1 by k। जो यहाँ पे k टाइम्स होता है वो यहाँ पे kth रूट बन जाता है, यानी कि k टाइम्स यहाँ पे बन जाता है। एग्जांपल में करके दिखा देता हूँ, आसान हो जाएगा, kth रूट। जैसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है CSIR में, तो आई डोंट एक्सपेक्ट सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, बट ठीक है, आपको पता होना चाहिए, बीएससी को पढ़ा रहे हैं तो। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए समेशन ए एन जेड टू द पावर एन की रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है 4, और आपसे पूछा जाए समेशन ए एन जेड टू द पावर 2n की रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगी, क्या होगी, ये जो 2 है जो मल्टीप्लाई हुआ है वो यहाँ सेकेंड रूट बन जाएगा, यानी 1/2 आ जाएगा, दैट विल बी, समझ पा रहे हैं, 2n 3n 4n, तो थर्ड रूट, फोर्थ रूट, ऐसे। ये क्लियर है कि और एग्जांपल दूं?
सर सेकंड वाला तो शायद एग्जाम में भी आया हुआ है, देखा था। अच्छा आया है क्या? अरे फिर तो लकी है भाई आप लोग, अगर आया था तो, क्योंकि इस तरह से अभी आता नहीं है। एनीवे मतलब कुछ तो मिक्स करेंगे, थोड़ा थोड़ा वो करते हैं। पेपर बैलेंस रहना चाहिए, बहुत टफ नहीं रहना चाहिए। टेलर सीरीज देखो एग्जामिन करो, है ना, जैसे आपने पकड़ा कि हाँ सर आता है, इस तरह से अगर आप अच्छे से एग्जामिन करेंगे, देखो फेलियर कोई बड़ी चीज नहीं है। बहुत लोग, क्योंकि हमें पास तो बस एक बार होना है, उससे पहले चाहे हम 10 बार फेल हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, एक बार पास बस, लाइफ टाइम आगे फिर कोई दिक्कत नहीं। तो हर फेलियर को ना एनालाइज करो, हमें और कहाँ कहाँ काम करने की जरूरत है, कौन कौन से एरिया है। एक टाइम तो आएगा ना यार जब सारी प्रॉब्लम खत्म होके आप सक्सेसफुल बनोगे, है ना। कई बार क्या होता है, हम फेलियर एनालाइज नहीं करते, हम देखते ही नहीं है पेपर में क्या हुआ, मार्क्स नहीं बने, हमने उसको ऐसे बोरी में ऐसे बंद कर दिया, बल्कि बंद नहीं किया, इसको अपनी लाइफ से डिलीट कर दिया। ये गलत तरीका है, उसको एनालाइज करो, है ना। चलो टेलर सीरीज, मैंने आपको इस पर डिटेल लेक्चर दिया हुआ है, पूरा डिटेल में। मैं ये जानना चाहता हूँ, सबसे पहले तो ये बताइए कि टेलर सीरीज, अच्छा कॉम्प्लेक्स में, हाँ आप पूछोगे कॉम्प्लेक्स में कुछ अलग है क्या, तो मैं बताऊंगा अलग कुछ नहीं है, बस कुछ शब्दों का फेर है इधर उधर का। एक बात बताओ, अगर मेरा कोई फंक्शन है जो C3 ऑफ R में बिलोंग करता है, ठीक, इसका क्या मतलब होता है, थर्ड डेरिवेटिव एग्जिस्ट, f डैश f डैश f डबल डैश एग्जिस्ट एंड कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, सेकेंड डेरिवेटिव। और थर्ड डेरिवेटिव क्या होता है, एग्जिस्ट कर रहा है, ये इसका मतलब, एग्जिस्ट एंड कंटिन्यूअस, सॉरी प्लस कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, आगे डिफरेंशिएबल नहीं, यानी कि फोर्थ डेरिवेटिव की गारंटी नहीं। तो अगर 3 टाइम्स डिफरेंशिएबल है फंक्शन, तो मुझे बताओ कि क्या इसकी टेलर सीरीज लिख सकते हो इस तरह की फंक्शन की। कैन यू राइट द टेलर सीरीज एक्सपेंशन? जिन्होंने नहीं देखा है वो रिया एनालिसिस की प्लेलिस्ट में जाके टेलर सीरीज वाला देख लो, डिटेल में पढ़ाया मैंने। बताओ लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, क्यों? टेलर सीरीज का मतलब है जब आपका फंक्शन जो है वो इनफाइनाइट टाइम्स डिफरेंशिएबल है, तब टेलर सीरीज लिखी जाती है। टेलर सीरीज कब लिखी जाती है, जब इनफाइनाइट टाइम्स डिफरेंशिएबल हो कोई फंक्शन, ठीक। और टेलर पॉलिनोमियल कब लिखा जाता है, जब मान लो सपोज f जो है वो n टाइम्स डिफरेंशिएबल है, तब तो n डिग्री का पॉलिनोमियल यहाँ पे आपको मिल जाएगा। समझ रहे हो, है ना, याद आया? सीरीज में इनफाइनाइट टर्म्स हुआ करते थे, उन इनफाइनाइट टर्म्स में से कुछ टर्म्स को काट दो, इधर के फाइनाइट n टर्म्स ले लो, इसको पॉलिनोमियल का रूप दे दो, क्योंकि पॉलिनोमियल के फॉर्म में होता ही अगर एक्सप्रेशन देखोगे तो, और इस टर्म को क्या दे दो, बाकी जो बचा है उसको रिमाइंडर टर्म दे दो। ये होती थी टेलर्स थ्योरम, इसको कहते थे टेलर्स पॉलिनोमियल। और ये रिमाइंडर में 3 लैग्रेंज, कॉची और कौन सा होता था, मैक्लॉरिन मैक्लेरिन ने रिमाइंडर फॉर्म नहीं दिया ना। रिमाइंडर तो एक होता था कॉचीज फॉर्म, एक लैग्रेंजेस फॉर्म, एक पियानोस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर 3 रिमाइंडर होते थे, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में क्या फर्क आएगा, तो समझो, जब कोई फंक्शन इंटायर होता है, क्या होता है, इंटायर, इसके तो कोई डेरिवेटिव रुकेंगे नहीं, f प्राइम एग्जिस्ट करेगा, फिर f डबल प्राइम, f ट्रिपल प्राइम। तो यहां आप टेलर सीरीज लिख सकते हो, मतलब आपको ट्रंकेट करने की जरूरत नहीं है, आप इसकी पूरी टेलर सीरीज लिख सकते हो। तो लेट f बी entire on C, then we can write its Taylor series। क्यों? टेलर पॉलिनोमियल में तो क्या होता है कि जब डिफरेंशियबिलिटी खत्म हो जाती है तो हमें मजबूरी में रुकना पड़ता है ना, वो जहां से हम रुक जाते हैं वो टेलर पॉलिनोमियल बन जाता है, बाकी रिमाइंडर टर्म हो जाता है। ये है कॉन्सेप्ट उसका। बाकी डिटेल में आप आप लोग वो वीडियो देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पे कोई मुझसे पूछे कि सर अगर f एनालिटिक हो जाए, क्या हो जाए, एनालिटिक, तो क्या हम टेलर सीरीज लिख सकते हैं, या फिर टेलर पॉलिनोमियल से ही हमें संतुष्टि करनी पड़ेगी? कैन वी राइट टेलर सीरीज फॉर
मतलब इंटायर ना हो, एनालिटिक हो, एनालिटिक ऑन सम डोमेन डी, कैन वी राइट इट्स टेलर सीरीज एक्सपेक्शन? ये भगवान, आप लोगों की दशा बहुत खराब है। अच्छा एक बात बताइए, टेलर सीरीज लिखने के लिए क्या चाहिए? इनफाइनाइट टाइम्स डिफरेंशिएबल चाहिए। यस सर। Yes, sir. तो क्या एनालिटिसिटी में आपको इनफाइनाइट टाइम्स डिफरेंशिएबिलिटी मिलती है? नहीं। नहीं. वाओ ग्रेट। f is analytic then मिलती है ना, every मिलती power है, of f is analytic। पढ़ाया था? पढ़ाया था। अगर पहला डेरिवेटिव एनालिटिकल है तो सभी मिलेंगे। सारे डेरिवेटिव सारे एनालिटिक। बंद करूं क्लास? है क्या फायदा है? अब मेरे को वैसे फीस भी मत दो क्योंकि उसका यूज ही नहीं है, मैं डाइजेस्ट नहीं कर पाऊंगा, है कि नहीं? तो ये देखो, ये बहुत गलत बात है बिल्कुल। मैं इतनी, मेरी जब एक्सट्रीम कंडीशन ऐसी होती है कि मैं नहीं पढ़ा सकता, तभी मैं नहीं पढ़ाता हूं। फिर भी देखो ये हाल है, एफ एनालिटिक है, इसका मतलब सारे पावर एग्जिस्ट करेंगे और इनफाइनाइट टाइम्स डिफरेंशिएबल होगा, इनफाइनाइट टाइम्स कॉम्प्लेक्स। डिफरेंशिएबल होगा, है ना? एनालिटिक, एवरी एनालिटिक फंक्शन इज इनफाइनाइट टाइम डिफरेंशिएबल ऑन डी। तो डी के किसी भी पॉइंट के लिए हम लोग टेलर सीरीज एक्सपेंशन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे लिखोगे? एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू एफ ऑफ अल्फा प्लस एफ प्राइम अल्फा इंटू जेड माइनस अल्फा प्लस एफ डबल प्राइम एट अल्फा अपॉन 2 फैक्टोरियल जेड माइनस अल्फा टू द पावर 2 एंड सो ऑन। इसका nth टर्म भी आप लिख सकते हैं। समझ पा रहे हैं? यानी कि अब मैं आपसे पूछूं कि आप किसका टेलर सीरीज एक्सपेंशन नहीं लिख सकते, यानी कि which type of functions, देखता हूं किसका दिमाग चलेगा, which type of functions can never have its टेलर सीरीज एक्सप्रेशन। बताइए। इन कॉम्प्लेक्स, इन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आपको क्या लगता है कौन से फंक्शन होंगे जिनका टेलर सीरीज एक्सपेंशन हम नहीं लिख पाएंगे? सर जो इनफाइनाइट डिफरेंशिएबल नहीं होंगे। यानी मतलब? किसी का सिंगुलरिटी एग्जिस्ट करता हो सर। एग्जैक्टली ये चाहिए। सिंगुलैरिटी। गुड। जो भी फंक्शन है f which is नॉन एनालिटिक, कोई अभी बोल रहा था कि सर इनफाइनाइट टाइम्स, अरे इनफाइनाइट टाइम्स तो मैंने उसको समझा के बताया था, कॉम्प्लेक्स में एनालिटिसिटी को ही तो इनफाइनाइट टाइम डिफरेंशिएबल कहते हैं। तो नॉन एनालिटिक जो फंक्शन होंगे उन फंक्शंस के पास शायद टेलर सीरीज नहीं लिखी जा सकती होगी। तो वो कौन सी सीरीज है जो जैसे, अच्छा एक बात बताओ, टेलर सीरीज एक्सपेंशन जब आप लिखते हैं तो आप कोई तो पॉइंट ऑफ एक्सपेंशन चूज करते हैं ना, जैसे यहाँ पे आपने क्या चूज किया है? अल्फा, ये है ना पॉइंट ऑफ एक्सपेंशन। यस सर। पॉइंट ऑफ एक्सपेंशन। तो एक बात मुझे बताइए, ये पॉइंट ऑफ एक्सपेंशन की क्या खासियत होनी चाहिए जब आप टेलर सीरीज लिख रहे होते हैं? तो किस तरह से आप ये पॉइंट ऑफ एक्सपेंशन चूज कर सकते हैं, या ये पॉइंट z आप चूज करते हैं जिसके अबाउट या फिर जिसकी वैल्यू आप कंप्यूट करते हैं? ये z और अल्फा कैसे चूज किए जाते हैं, जरा समझाओ मुझे, देखूं आपको टेलर सीरीज आती है कि नहीं, रियल में भी और यहाँ भी। तब इस कॉन्सेप्ट को समझने का कोई मतलब है? सर वो तो अल्फा के नेबरहुड में अच्छा, सर कोई फंक्शन लिमिट अगर हमेशा अल्फा पे कन्वर्ट कर रही हो, थोड़ा सा इसको ठीक करके बोलेंगे तो ये है कि सर देखो, लिमिट तक तो बात ही नहीं है फरहान, टेलर सीरीज में इनफाइनाइट टाइम्स डिफरेंशिएबिलिटी चाहिए, तो लिमिट तो बहुत बेसिक कंडीशन है। अगर कोई फंक्शन, मान लीजिए ये डोमेन है, ठीक है, ये डोमेन दी है, चाहे आर का ही सबसेट क्यों ना हो, मतलब आपने कोई इंटरवल ले लिया है या ओपन सेट, उसका कोई पॉइंट है, ठीक, लेट अस से अल्फा, कोई फंक्शन है जो इस अल्फा के एक छोटे से नेबरहुड में डिफरेंशिएबल है, कितने बार? इनफाइनाइट टाइम्स, या फिर लेट अस से 4 बार, 5 बार, 10 बार। तो इस बॉक्स में जितने भी z होंगे या x होंगे, z कह रहा हूं कॉम्प्लेक्स नंबर्स को और x कहूंगा रियल नंबर को, तो दोनों ही
जो एक्सपेंशन है वो कवर हो जाएंगे। इनकी वैल्यू आप टेलर सीरीज एक्सप्रेशन से निकाल सकते हैं। कहने का मतलब है यहाँ का कोई भी पॉइंट लेटेस्ट से ये z है, तो इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, मतलब इसके टर्म्स में आप टेलर सीरीज एक्सपेंशन लिख सकते हैं, इसके अबाउट अल्फा के अबाउट। तो अल्फा पे फंक्शन को डिफरेंशिएबल होना चाहिए, n टाइम्स डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अब समझ में आया? और जो z ये जो आप चूज कर रहे हो ये इसके एक नेबरहुड में होना चाहिए जिसमें एनालिटिसिटी या डिफरेंशिएबिलिटी हमें कंफर्म होती है। ऐसा नहीं है कि कहीं सिंगुलरिटी है और आपने उसके आसपास z उठा लिया और आप चाहते हैं कि टेलर सीरीज लिख दी जाए। फर्क समझ में आ रहा है? टेलर सीरीज हमेशा एनालिटिक डोमेन में ही लिखी जाती है, मतलब जिस पॉइंट पे ये जो है z, ये जो है अल्फा, अल्फा हो गया सेंटर, z हो गया उसके आसपास का कोई पॉइंट, है ना, यहाँ से आप कोई z नहीं, इनपुट के तौर पे कभी x उठा लेते हो इंटरवल में, क्या करते हो, ये अल्फा है, अल्फा माइनस डेल्टा टू अल्फा प्लस डेल्टा, ये इंटरवल है। फिर आप लिखते हो एनी x बिलोंगिंग टू अल्फा माइनस डेल्टा टू अल्फा प्लस डेल्टा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही तो होता है कि इनपुट में से यहाँ का कोई पॉइंट या यहाँ का कोई पॉइंट उठा रहे हो, यही तो मतलब है। यस और नो? यस सर। है ना? यस सर। तो सेम चीज यहाँ पे आप कोई इनपुट के फॉर्म में z उठा रहे हो और z के टर्म्स में आपको पूरा टेलर सीरीज एक्सपेंशन चाहिए, तो ये z इस अल्फा के नजदीक होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये है कि इस पे पूरे ऊपर क्या होनी चाहिए, एनालिटिसिटी होनी चाहिए। अगर कॉम्प्लेक्स में बात करें, रियल में बात करें तो डिफरेंशिएबिलिटी होनी चाहिए इनफाइनाइट टाइम्स। फाइनाइट है तो टेलर सी पॉलिनोमियल मिल जाएगा जितने बार फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो क्या इतनी बात समझ में आ रही? यस हाँ सर। सर। अब मैं आपसे एक बात Yes. पूछता हूँ। अब मेरा सवाल ये है, मान लीजिए कोई डोमेन है D, ठीक है, इसमें एक कोई पॉइंट है लेट अस से बीटा, और बीटा जो है वो सिंगुलरिटी है, किसी भी तरह की सिंगुलरिटी है ना? 3 तरह की होती है ना, तीनों का ऐसे ऐसे करके सिखाऊंगा। क्या बीटा के किसी भी नेबरहुड में टेलर सीरीज एक्सपेंशन लिखा जा सकता है? कैन यू राइट? टेलर सीरीज एक्सपेंशन इन एनी नेबरहुड ऑफ बीटा, या फिर ऐसे लिखो, कॉम्प्लेक्स में बात कर रहे हैं ना, z इक्वल टू बीटा वेयर बीटा इज अ सिंगुलरिटी, है ना? क्या लगता है आपको? देखो, अगर बीटा रेगुलर पॉइंट होता, इसका मतलब क्या है, इस पूरे डोमेन में डिफरेंशिएबिलिटी है, कोई तकलीफ की बात नहीं है कि नहीं, बताओ? तो यहाँ पे टेलर सीरीज लिख सकते थे। यानी टेलर सीरीज कब लिखी जाती है? जब कोई रेगुलर पॉइंट अवेलेबल हो, तो उसके नेबरहुड में आप कोई भी पॉइंट इनपुट चूज कर लो z, आप f ऑफ z इक्वल टू पूरी टेलर सीरीज लिख सकते हो। समझ पा रहे हो? लेकिन अगर सिंगुलरिटी है तो टेलर सीरीज नहीं लिख सकते। क्यों? डेरिवेटिव की जरूरत पड़ती है भाई, f डैश a, f डबल डैश a, कहाँ से लाओगे ये सब? कौन देगा गारंटी की डबल डैश ट्रिपल डैश सब एग्जिस्ट कर रहा है ना? तो इन जनरल है आंसर नहीं। दो आंसर है इसके, नॉट इन जनरल। तो आप बोलोगे सर क्या कोई पर्टिकुलर केस है जिसमें हम लिख भी सकते हैं सिंगुलरिटी होने के बावजूद? तो आपका गट फीलिंग भी वही होना चाहिए जो मैं कहना चाह रहा हूं। कब लिख सकते हो? एनी केसेस? जब वो सर रिमूवल रिमूवेबल सिंगुलरिटी है। एग्जैक्टली, थोड़ी देर पहले यही तो समझाया था। ओनली व्हेन f हैज, रिमूवल सिंगुलरिटी, यानी रिमूवेबल हो या रेगुलरिटी हो, वहां पे टेलर सीरीज एक्सपेंशन हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर ये ऑप्शन सी में जो है ना सर, अगर डाल दे तो बहुत डाउट में आदमी पड़ जाएगा सर। लेकिन अब देखिए, ऑप्शन सी के बारे में लोग, सेक्शन सी के बारे में बहुत मुझसे सवाल पूछते हैं, है ना? और कुछ लोग ओवर, मतलब आप लोग ओवर क्यूरियस भी हैं, मतलब इतनी ज्यादा। मेरे पास तो ऐसा कोई टीचर नहीं था जिसको मैं कदम कदम पे मैसेज करके पूछ सकता था। फॉर्चुनेटली मैंने सेल्फ सीख लिया। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ, सेक्शन सी आप मुझे पूछ रहे हैं, क्या ट्रिक थोड़ी ना होती है यार, कॉन्सेप्ट होते हैं। आपके कॉन्सेप्ट खराब है ना? उस दिन कुछ बच्चे मुझे बोल रहे थे सर सी के बारे में डिस्क्रिप्शन दे दीजिए।
ये दो ऑप्शन लिखे हुए हैं, अगर ये आपको पता नहीं है तो चाहे ये सी में डालूं या सेक्शन बी में डालूं, गलत हो ही जाना है ना। अगर 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, उन चारों को एग्जामिन करना पड़ता है आपको। ऐसा नहीं है कि पहला आंसर मिल गया बस ओके, दूसरे को भी टेस्ट करना पड़ेगा। अगर इनमें से कोई भी टेस्ट फेल हो गया, मतलब आप पकड़ नहीं पाए स्टेटमेंट, तभी तो क्वेश्चन गलत होता है ना। कंफ्यूजन में थोड़ी क्वेश्चन, कंफ्यूजन मतलब कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं है। इस बात को जितनी जल्दी समझ लोगे आपके लिए अच्छा है ना। ओनली व्हेन एफ हैज रिमूवेबल सिंगुलरिटी। देखिए इसका मतलब ये है कि अगर यहां पे मैं लिख दूं कि रिमूवेबल है, तो टेलर सीरीज लिख सकते हैं, है कि नहीं, टेलर सीरीज लिख सकते हैं। अब आप कोई बोल दे कि सर मान लो रेगुलरिटी है, अरे तब तो पक्का लिख सकते हैं, तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं, टेलर सीरीज। लेकिन अगर कहीं गलती से पोल है, और उससे भी भयानक अगर इसेंशियल सिंगुलरिटी है बीटा पे, तो इसके नेबरहुड में आप कभी टेलर सीरीज नहीं लिख सकते। तो यहां ब्रैकेट में लिख लो, नेवर इन केस ऑफ पोल और इसेंशियल, कभी नहीं लिख सकते। तो सर अगर हमें सीरीज का फॉर्म लिखना है, तो क्या कोई सीरीज इनफाइनाइट सीरीज फॉर्म है जो पोल और इसेंशियल के नेबरहुड में भी हमें मिल सकता है? और आप लोगों ने उसको बीएससी से पढ़ा है, बता सकते हो क्या है? लॉरेंट्स। लॉरेंट सीरीज, है ना। कोई नया बच्चा बोलता तो मेरे को खुशी होती कि आपने पकड़ लिया। मुझे मतलब बहुत सारे लोग ईमानदारी से अगर बोलेंगे तो वो मतलब अगर आप सच में ऑनेस्टली बताएं तो बहुत कम लोगों को पता होता है कि कब टेलर सीरीज इस्तेमाल किया जाता है और कब लॉरेंट सीरीज इस्तेमाल किया जाता है। तो लॉरेंट सीरीज तब आई थी जब पोल या इसेंशियल पे टेलर सीरीज ने एक्सप्रेशन देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा आप हमारे नेबरहुड में तो नहीं लिख सकते, इनको पूछिए, गामा को पूछिए, अगर इनके आसपास रेगुलरिटी है, मतलब गामा रेगुलर पॉइंट है, तो यहाँ तक तो आप इतने इनपुट के अंदर अंदर तो आप टेलर सीरीज एक्सपेंशन आराम से लिख सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे आप इनपुट चूज करेंगे तो आप टेलर सीरीज नहीं लिख सकते, है ना। अगर जेड यहाँ चूज कर लेंगे, यहाँ मतलब अगर पोल या इसेंशियल वाले एरिया, है ना। तो टेलर सीरीज का और इसके बाद सबसे बड़ा लॉरेंट सीरीज का मोटिवेशन क्लियर होना चाहिए। तो इन दोनों के लिए क्या इस्तेमाल होने वाला है भाई? लॉरेंट सीरीज। ठीक है, लॉरेंट सीरीज। अब देखिए, तो अगर कोई पूछे कि लॉरेंट सीरीज कब इस्तेमाल करते हैं, लोग उसका एक्सप्रेशन बताने लगते हैं, कुछ पॉजिटिव पावर्स होती हैं, कुछ नेगेटिव पावर्स होती हैं, है ना। तो लॉरेंट सीरीज नियर टू पोल और इसेंशियल। अच्छा एक बात बताइए, अगर कोई इनफाइनाइट सीरीज है तो समेशन z माइनस जेड नॉट टू द पावर n, और n जो है वो नेचुरल नंबर से आ रहा है, मैं कह रहा हूँ जीरो भी हो, उसमें कोई तकलीफ की बात नहीं। एक बात मुझे बताइए, क्या ये किसी ऐसे फंक्शन को कन्वर्ज कर सकता है जिसके पास सिंगुलरिटी हो? इसको देख के बताना। Can f has singularity? Sorry, f नहीं, क्यों? अरे ये Analytic एनालिटिक फंक्शन कोई convert- कन्वर्ज करता है, नॉन एनालिटिक को कन्वर्ज ही नहीं करेगा। पावर सीरीज है ये, क्या है ये? पावर सीरीज, यस। हाँ, इसको जिसने ध्यान दे दिया, अब यही सी में डाल दिया जाए और आप कहें कंफ्यूज हो गया, तो ये तो अनफॉर्चुनेट है, इसका मतलब आपको ढंग से चीजें क्लियर नहीं हो रही है ना। ये पावर सीरीज है, पावर सीरीज किसी एनालिटिक फंक्शन को, तो यहाँ पे नेवर, यानी कि अगर सीरीज फॉर्म है an z माइनस जेड टू पावर n, और वो किसी ऐसे फंक्शन को कन्वर्ज कर रहा है जिसके पास पोल या फिर इसेंशियल है, तो वो इस टाइप का एक्सप्रेशन नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो टेलर सीरीज टाइप का एक्सप्रेशन an की सर्टेन वैल्यू के लिए, है ना। an की वैल्यू क्या होती है टेलर सीरीज में, बता सकते हो?
टेलर सीरीज है तो एक तरह का पावर सीरीज ना, नहीं? गजब के स्टूडेंट मिले हैं भाई, आप लोग पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं ये तो अब भगवान ही मालिक। अपॉन n फैक्टोरियल z माइनस अल्फा टू द पावर n, ऐसे लिख सकते हो कि नहीं इसको? यस सर। तो क्या ये पावर सीरीज नहीं हो गई? हाँ सर। 0 टू इंफिनिटी नेचुरल नंबर में an ये है आपका, क्या है, f nth डेरिवेटिव एट अल्फा अपॉन n फैक्टोरियल, ये है an z माइनस अल्फा टू द पावर n। ठीक है, समझ पा रहे हो? ये अब देखो, तो इसका मतलब कहीं साइड में लिख देता हूं, नहीं तो ये भी भूल जाओगे। एवरी टेलर सीरीज, या एवरी क्यों लिखूं, टेलर सीरीज, टेलर सीरीज is also a power series with an equals to fn upon at alpha, मतलब अल्फा मतलब पॉइंट ऑफ एक्सपेंशन, अपॉन n फैक्टोरियल। ठीक, ये बॉक्स में डाल दिया है ना। इसका मतलब बुकलेट से आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, 2 दिन ऑफ तो रहा, लेकिन यू पीपल हैव नॉट यूटिलाइज्ड। कोई बात नहीं, जून में पेपर आपको देना है, मेरे को थोड़ी देना है। अब देखो, मान लो इस तरह का एक्सप्रेशन है और उसके पास पोल और इसेंशियल है, तो क्या n नेचुरल नंबर से आ सकता है? सोचो जरा। नहीं, क्यों? अगर आएगा तो पावर सीरीज बनेगी, पावर सीरीज बनेगी तो एनालिटिक फंक्शन को कन्वर्ट करेगी, कहां यहाँ पोल और इसेंशियल आ जाए, है कि नहीं? यस और नो? यस ठीक है, यानी कि ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इसीलिए लॉरेंट सीरीज में n कहां से आता है? z से आता है। कुछ तो पढ़ के बैठा करो भाई। ये है लॉरेंट सीरीज। नेगेटिव टर्म्स होते हैं कि नहीं होते उसमें? यस सर। तो नेगेटिव टर्म्स इसीलिए होते हैं क्योंकि पॉजिटिव रख के तो एनालिटिक फंक्शन को कन्वर्ट कर जाएगा, इसीलिए उसमें कुछ नेगेटिव टर्म्स भी होते हैं, कुछ नेगेटिव प्लस उसमें से कुछ पॉजिटिव पावर्स, कुछ नेगेटिव पावर कुछ पॉजिटिव पावर्स, है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, आगे वाली स्लाइड में लिख लेते हैं कि लॉरेंट सीरीज, मतलब रखना ही पड़ेगा ना नेगेटिव पावर, नहीं तो और कहां से आपको सिंगुलैरिटी मिलेगी। हैज both positive powers as well as negative powers। ठीक, ये 2 सेक्शन है, पॉजिटिव पावर्स और नेगेटिव पावर। अब यहां से शुरू होती है हमारी पढ़ाई, नहीं? हाँ भाई, क्या होती है पावर सीरीज? लॉरेंट सीरीज लिख दिए, माइनस a माइनस n z माइनस z नॉट टू द पावर n प्लस a प्लस n z माइनस z नॉट टू द पावर n। तो ये जो -1 वाला पार्ट है, इसको क्या कहते हैं? नेगेटिव वाले पार्ट को क्या कहते हैं? प्रिंसिपल पार्ट। प्रिंसिपल पार्ट। और पॉजिटिव वाले को? एनालिटिक पार्ट। वो तो रेगुलर पार्ट है ना, एनालिट सिंगुलरिटी नहीं है। हाँ, रेगुलर पार्ट। ये हो गया आपका प्रिंसिपल पार्ट और ये हो गया रेगुलर पार्ट। रेगुलर पार्ट कुछ और नाम है तो बता दीजिए, मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है, अब देखिए, प्रिंसिपल पार्ट मतलब नेगेटिव पावर्स और रेगुलर पार्ट मतलब पॉजिटिव पावर। ऑफ कोर्स पॉजिटिव पावर मतलब टेलर सीरीज वाला पार्ट, और ये नेगेटिव पावर किसकी वजह से आई है? ये आई है पोल और इसेंशियल की वजह से। और ये जो है पॉजिटिव वाला, ये तो टेलर सीरीज का वाला एक्सप्रेशन है, इसीलिए आप देखोगे ऐसे लिखा जाता है a माइनस n,
क्योंकि जस्ट इसका नेगेटिव। अब कुछ लोग यहाँ पे bn लिख देते हैं और bn इक्वल टू उल्टा a माइनस एन, समझ रहे? तो वो तो एक्सप्रेशन लिखने के तरीके हैं, बाकी और कुछ नहीं है। मोटिवेशन क्लियर होना चाहिए कि हम लोग क्या इसमें जीरो गायब है ना, जीरो भी आना चाहिए, दोनों इसमें नेचुरल नंबर। ये है इसमें वहाँ पर n कुछ है, n बिलोंग्स टू i माइनस, जैसे पूरे नेगेटिव इंटीजर को ले लेंगे तो n लिख देने से काम नहीं चल जाएगा सर? जो कहाँ पर? प्रिंसिपल पार्ट है, हाँ प्रिंसिपल पार्ट में, हाँ प्रिंसिपल पार्ट में n बिलोंग्स टू n लिखा गया है, a माइनस n है सर। तो मेरे दिमाग में है सर कि n बिलोंग्स टू मतलब जितने भी नेगेटिव इंटीजर है i माइनस। अब देखिए ये तो आपको रिप्रेजेंट करने का तरीका है, आपका कुछ और हो सकता है, कोई दिक्कत थोड़ी उसमें। बट वहाँ पे निगेटिव दिया तो फिर वो ऊपर भी निगेटिव आएगा ना, z माइनस जेड नॉट टू द पावर n में भी फिर वो n निगेटिव वाले भी आ जाएंगे। हाँ 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 हाँ, यस यस यस, ये माइनस रहेगा, ये ठीक है। ये देखिए ये एक्सप्रेशंस है, ये आप समझ रहे होंगे कि ये माइनस पार्ट है, नेगेटिव वाला पार्ट है, नेगेटिव पावर्स है ना, और इसमें पॉजिटिव पावर्स है, ये लिखा है ना मैंने। तो ये पावर मतलब ये एक्सपोनेंट, ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका। अब देखिए पॉजिटिव पार्ट किसकी वजह से आता है? रेगुलरिटी की वजह से, यानी टेलर सीरीज से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। इसको आप पोल और एसेंशियल से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक्सप्रेशन तो ठीक है, वो तो किसी भी बुक में आपको मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं, हाँ? लेकिन अब देखिए वो कहता है कि अगर पार्ट 1 लिखते हैं, अगर प्रिंसिपल पार्ट में कोई टर्म नहीं है, ऐसा क्या मतलब कि ऑल टर्म्स बिलोंग टू रेगुलर पार्ट, ठीक है, सही है। ऑल टर्म्स बिलोंग टू रेगुलर पार्ट, इसका मतलब क्या है? ऑल पावर्स आर पॉजिटिव, यस और नो? Yes. यस। ऑल टर्म, अरे नए लोग कहाँ हैं भाई, पुराने लोगों ने सब सीख रखा है, ये आपका लॉस है, फिर मुझसे मत कहिए। ऑल पावर्स आर पॉजिटिव, इट इम्प्लाइज ये टेलर सीरीज हो गई, जिसमें नेगेटिव टर्म्स है ही नहीं, वो टेलर सीरीज है। और टेलर सीरीज किसकी लिखी जाती है? इट इम्प्लाइज आइदर f is analytic or having क्या? Removable singularity. Removable singularity। रिमूवेबल सिंगुलरिटी, ठीक है, इतना क्लियर है। अब कोई क्या करता है, ये पूरे बीच के पार्ट को मिस करके इतना आपको सिखा देता है, प्रिंसिपल पार्ट में अगर कोई टर्म ना हो तो कहते हैं कि या तो एनालिटिक है या तो रिमूवेबल सिंगुलरिटी, फंक्शन या तो एनालिटिक होगा या तो रिमूवेबल सिंगुलरिटी, ठीक। लेकिन ये है उसके पीछे की वजह। पार्ट 2 देखिए, अगर प्रिंसिपल पार्ट में कुछ फाइनाइट, प्रिंसिपल पार्ट में फाइनाइट टर्म्स कितने हैं? फाइनाइट 100, 50, 200, 10, 20, 30 फाइनाइट टर्म्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है all powers are positive except a few terms। तो वो जो a few terms हैं, वो जो नेगेटिव टर्म्स हैं, वो कहीं ना कहीं तो टर्मिनेट हो रहे होंगे। मतलब ये आपकी पॉजिटिव पावर है, नेगेटिव में लेटर से पहला है 1/z, 1/z स्क्वायर, 1/z क्यूब, लेटर से कहीं तो भी 1/z टू द पावर, सॉरी 1/z टू द पावर 20 है कि नहीं? यहाँ पे क्या है? z स्क्वायर, z क्यूब। एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ये जो फाइनाइट टर्म्स हैं, इसमें मैं ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जिससे मल्टीप्लाई कर दूं तो इन फाइनाइट टर्म्स की लिमिट एट 0, हाँ, वो फाइनाइट आ जाए। क्या z से मल्टीप्लाई करने पर लिमिट फाइनाइट आ सकती है? z to the power 20 क्या मुझे फाइनाइट मिल जाएगा? तो आप कहेंगे सर z से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये हिस्सा इसमें शामिल हो जाएगा, लेकिन व्हाट अबाउट ऑल दीज? तो मैं कहूंगा z स्क्वायर से करो। तो z स्क्वायर से करोगे तो सर अब तो यहाँ तक का हिस्सा शामिल हो गया इसमें, पॉजिटिव वाले में ये, लेकिन इसमें तो 1/z बचेगा, तो वो भी नेगेटिव। सीधा मैं कहूँ कि 20 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या ये पूरा हिस्सा इसमें आ जाएगा और लिमिट फाइनाइट हो जाएगी?
Yes, sir. Yes. और यही नहीं सिखाया था आपको पोल की डेफिनेशन में? Yes, sir. So F has pole at जो भी पॉइंट ऑफ एक्सपेंशन हो Z नॉट। अब आ जाइए थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट है अगर नेगेटिव पावर्स खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही, प्रिंसिपल पार्ट जो है उसके अंदर कितने टर्म्स हैं? इनफाइनाइट टर्म्स। तो क्या होगा? इसका मतलब है इनफाइनाइटली मैनी नेगेटिव पावर्स एग्जिस्ट, है कि नहीं? अब इनफाइनाइटली मैनी एग्जिस्ट, इसका मतलब ऐसा कोई z टू द पावर k नहीं होगा सच दैट लिमिट एट z टू द पावर k f ऑफ z जो है ये फाइनाइट हो जाए। यस और नो? इसका मतलब क्या है? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट किसके केस में होती है? Essential के। Essential. एसेंशियल सिंगुलैरिटी। ठीक, इसलिए बहुत सारे लोग आपको इसको टूल की तरह इस्तेमाल करने को कहते थे बीएससी में कि एक काम करो, अगर प्रिंसिपल पार्ट में 0 टर्म्स हैं या फाइनाइट टर्म्स हैं या इनफाइनाइट टर्म्स हैं, ठीक, ये या तो रेगुलरिटी है Removable। या तो रेगुलरिटी है या रिमूवेबल है। ये तो क्लियरली पोल है, और पोल भी किस ऑर्डर का? जो हाईएस्ट ऑर्डर है, और ये है तो इसेंशियल है। Essential। ठीक बात है। तो मुझे बताइए, अगर f ऑफ z को मैं e टू द पावर 1 माइनस z पे चेक करना चाह रहा हूं, तो इसकी कौन सी सिंगुलरिटी, मतलब z इक्वल टू 0 ही सिंगुलरिटी आपको दिख रही होगी, तो z इक्वल टू 0 पे कौन सी सिंगुलरिटी है मुझे लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन से दिखाइए। Essential singularity। इसेंशियल सिंगुलरिटी। क्यों इसेंशियल? क्यों? रीजन है, इसको अगर e टू द पावर x वाले तो 1 माइनस 1 बाई z प्लस 1 बाई z स्क्वायर माइनस 1 बाई z क्यूब एंड सो ऑन। इसके तो सारे ही पावर, ये प्रिंसिपल पार्ट तो है, रेगुलर तो कुछ है ही नहीं, तो ये क्या देगा? इसेंशियल। सिमिलरली अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं साइन 1 बाई z, इसकी सिंगुलरिटी बताइए मुझे, और कौन सी है ये भी बताइए। ये हमने पहले भी कर रखे हैं, पर पहले हमारे मेथड लिमिट मेथड होते थे, अब हमारा पावर सीरीज मेथड। ये भी एसेंशियल होगा सर। अच्छा, और ये जो है क्योंकि इसेंशियल के अबाउट आप एक्सपेंड कर रहे हैं, इसलिए ये टेलर सीरीज नहीं है, ये लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन। यहाँ पे भी क्या मिलने वाला है? लॉरेंट सीरीज। देखो क्या होता है, z यानी कि 1 बाई z माइनस 1 बाई 3 फैक्टोरियल इंटू z क्यूब, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा प्लस 1 बाई 5 फैक्टोरियल z टू द पावर 5 एंड सो ऑन। सारे नेगेटिव पावर्स, सारे नेगेटिव पावर्स मतलब क्या? इसेंशियल। और हमने पहले भी चेक कर रखा है, साइन 1 बाई z की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती थी 0 पे, इसलिए इसेंशियल होता था। बताइए, ठीक है? यस सर। Yes. क्लियरली समझ में आया? यस। चलिए गुड, आगे बढ़ते हैं। इसको करिएगा, ठीक है? धीरे धीरे क्वेश्चंस को भी देखेंगे तो हम लोग, और सही लगेगा थोड़ा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसपे क्वेश्चन भी इस बार आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है और छोटा सा टॉपिक है, इतना कोई बड़ा नहीं है, 5 मिनट का टॉपिक है। आइडेंटिटी थ्योरम। आइडेंटिटी थ्योरम जो स्टेटमेंट बुक में लिखा है
शायद आपको कंफ्यूजिंग लगे, लेकिन जो मैं लिख रहा हूं वो एकदम क्लियर है। देखिए देखिए मान लीजिए कोई एनालिटिक फंक्शन है, सो लेट एफ बी एनालिटिक इन डी, ठीक, such that f is behaving in some particular way for this particular set, and set is a subset of your domain, of course, with an additional property that limit point of s belongs to D। ये ध्यान रखना, अभी एग्जांपल करा दूंगा तो हमेशा के लिए ध्यान रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। देन मतलब अगर मान लीजिए किसी सेट पर f ऑफ s पे कोई बिहेवियर है फंक्शन का, है ना, और फंक्शन जो है किसी सेट s पर, और s का एक लिमिट पॉइंट है d में गलती से, तो ये पूरा का पूरा बिहेवियर यहाँ एक्सटेंड हो जाता है। देन f ऑफ d विल बी इक्वल टू दैट समथिंग, and that this something, and ये these two are same, ये दोनों जो आप देख रहे हैं these two will be same। मतलब क्या है, मतलब ये कोई डोमेन है D, ये कोई इसका सबसेट है, लेट अस से S, यहाँ पे फंक्शन कुछ बिहेवियर है इसका, इन पॉइंट्स पे कुछ भी बिहेवियर हो सकता है, लेट अस से इन पॉइंट पे 0 है, एग्जांपल दे रहा हूं आपको, मान लीजिए f ऑफ s पे 0 है, एंड लिमिट पॉइंट ऑफ s बिलोंग्स टू D, मतलब s का कोई लिमिट पॉइंट है जो यहां है, अल्टीमेटली D में हो गया कि नहीं हो गया, तो ये जो बिहेवियर है जो समथिंग वाला, ये पूरा एक्सटेंड होके अब पूरे D में हो जाएगा। यानी कि अगर एक दिस गिव्स f एट D इक्वल टू 0, यानी कि एक एग्जांपल से अगर आपको समझाऊं तो मान लीजिए f ऑफ q जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, यहाँ पे तो एनालिटिक ले रहे हैं, r की बात कर रहे हैं, कंटिन्यूटी में भी r में आइडेंटिटी थ्योरम होल्ड करती है, वो मैं लिखवा दूंगा कल, एग्जांपल के लिए बता रहा हूं। तो जो बिहेवियर, क्योंकि q r के सारे पॉइंट q के लिमिट पॉइंट है, यानी q जो है वो r तक टच हो रहा है, इस वजह से जो बिहेवियर q में होता है वो पूरे r पे फैल जाता है। अब समझ में आया क्या कह रहा हूं? जैसे एक क्वेश्चन आपने बहुत देखा होगा, एक और एग्जांपल से आपको समझाता हूं, एक क्वेश्चन देखा होगा आपने, लेट f बी एनालिटिक ऑन यूनिट डिस्क such that f of 1 by n is 0, then देखा है इस तरह का क्वेश्चन? यस सर। बहुत सारे आते हैं ऐसे तो। हाँ, तो अब इसमें क्या है, s क्या है आपका सेट 1 by n है, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, डोमेन क्या है, डोमेन है आपका z बिलोंग टू c such that mod z लेस इक्वल 1 यूनिट सर्कल। इस पे फंक्शन का बिहेवियर क्या है कि 0 हो रहा है थ्रू आउट, इसका एक लिमिट पॉइंट भी है, कौन है बताओ? 0 है, 1 by n का लिमिट पॉइंट 0 होता है कि नहीं होता? क्या 0 इसमें बिलोंग कर रहा है D में? यूनिट डिस्क के अंदर 0 होता है? यस सर। अब क्योंकि होता है, आंसर इज यस, तो जैसे ही एक लिमिट पॉइंट मिला, कॉम्प्लेक्स में तो एक में ही काम चल जाता है, रियल में जो है आपको पूरा देखना होता है, डेंस होना चाहिए, तो रियल वाला कल पढ़ाऊंगा, अभी कॉम्प्लेक्स वाला पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। कॉम्प्लेक्स में एनालिटिक फंक्शंस में बहुत पावर होती है, तो जो एक लिमिट पॉइंट भर मिल जाने से पूरे डोमेन में, यानी कि अब पूरे यूनिट सर्कल में फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि
f ऑफ -1/n² जो है वो 2 आ रहा है, तो बताइए f ऑफ डोमेन D, D इज अ यूनिट सर्कल, यानी पिछली कंडीशन से बताइए क्या होगा। 2 होगा सर। 2 होगा, ठीक है। सेम कंडीशंस के साथ अगर मैं लिख रहा हूँ 2 + 1/n is 0, does it imply that f of D is 0 throughout? नो सर। नहीं सर। No, बहुत सारे लोगों ने यस बोल दिया, इसका वो ये लिमिट भूल गए कि इसका लिमिट पॉइंट कौन है, 2 है, और 2 डोमेन में नहीं आ रहा है। हर बात पे चिड़िया उड़ाने की जरूरत नहीं है। तो आइडेंटिटी थ्योरम डज नॉट होल्ड हियर। बताओ अब क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट है? क्लियर हो गया? यस सर। तो इसको आइडेंटिटी थ्योरम में रियल एनालिसिस में भी है, उसको कल ही पढ़ाऊंगा। इसमें एक लिमिट पॉइंट भर से काम चल जाता है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लो ओनली 1 लिमिट पॉइंट। एक जैसे 1/n का लिमिट पॉइंट, देखो हमेशा ना, अगर इस थ्योरम को याद रखना है, ये वाला एग्जांपल याद रखो, ये जो एग्जांपल किया है ना हमने 1/n और 0, एक ही तो था लिमिट पॉइंट जो इसमें बिलोंग कर रहा था, लेकिन सिर्फ एक से ही हमने बोल दिया कि आइडेंटिटी थ्योरम काम कर जाएगी। अच्छा एक बात बताओ, बाय द टाइम मैं इसको लिख रहा हूँ, इसको आइडेंटिटी थ्योरम क्यों कहते होंगे? बिकॉज वो सेम बिहेवियर दे देगा पूरे डोमेन में, एक पॉइंट बेटा पे। आपको तो पता ही है, नए बच्चों को बोलने दो, देखना चाहता हूँ कि वो समझ पा रहे हैं कि नहीं। बताओ भाई, नए में से कोई, अब देखो उसकी भी गलती नहीं है, बहुत देर तक सब लोग शांत रहते हैं, आपको मौका दिया जाता है, आप जब नहीं बोलेंगे तो क्या करेगा फिर? बताइए। मुझे लग रहा है कुछ लोग हमारी क्लास में ऐसे हैं जिन्होंने आज तक कभी कोई गलत जवाब दिया नहीं है, तो वो नहीं चाहते कि उनका रिकॉर्ड टूटे, तो वो सोच रहे हैं कि सब सही दिया जाए, है ना। अगर ऐसे लोग हैं तो यार मुझे बता दो, मैं नमन करना चाहता हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, सी यू ऑल टुमारो, बाय बाय।